हाय बच्चा लोग, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो बेसिकली डील करता है वो इंटरेक्शन ऑफ टू चार्जेस को, कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज पे क्या फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पहला चार्ज पे क्या फोर्स लगाएगा। हम लोग जानते भी हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन ये कितना फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट करता है ये हम लोग को पता चलता है बेसिकली कूलम्स लॉ से। तो कूलम्स जो है इस लॉ में क्या कहा वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो कूलम्स जो है दो पॉइंट चार्जेस ले लिया, Q1 पहला चार्ज और Q2 दूसरा चार्ज। ये तो पहला और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस है। तो पहला बात जो कूलम्स ने कहा वो ये कि F विल एक्ट along the line joining two charges joining two charges, यानी यहाँ पर जो फोर्स जो लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग रहेगा, चाहे यहाँ पे हो, चाहे इधर जाता हो, चाहे इधर आता हो, जिधर भी लगेगा मतलब इसी लाइन के अलोंग में ये लगेगा। ये इसका पहला रिजल्ट है। ये सेकेंड में कूलम्स ऑब्जर्व किया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 इंटू Q2, यानी ये जो फोर्स F जो है F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, मतलब Q1 को बढ़ाएंगे तब भी ये बढ़ेगा, Q2 को बढ़ाएंगे तब भी ये बढ़ेगा, दोनों को इंक्रीज करेंगे तब भी ये इंक्रीज करेगा। ये सेकेंड इसका है। थर्ड में इसमें आया F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी अगर इस दोनों का डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो F घटेगा और अगर ये R को कम कर दिया जाए तो ये F इंक्रीज करेगा। तो इस दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2/r²। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो इसके बदले में कांस्टेंट आता है, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये हम लोग का इसका ये रिजल्ट आया। ये जो फॉर्म होता है कूलम्स लॉ का, ये फॉर्म कहलाता है स्केलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेक्टर फॉर्म को नहीं यूज कर रहे हैं। स्केलर में पहले समझ लेते हैं, कोई भी चीज़ को स्केलर में समझना आसान होता है, फिर हम लोग वेक्टर में समझेंगे। और ये जो दोनों चार्ज जो रखा गया है ये फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में या एयर में रखा गया। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देंगे तो कुछ इसमें बदलाव आएगा, तो वो हम लोग इसके बाद देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखने से ये फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं स्केलर फॉर्म पे। जब स्केलर फॉर्म सीख जाएंगे तो फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इसको रखेंगे, तब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में रखेंगे। तो ये स्केलर फॉर्म में हो गया कूलम्स लॉ का। तो स्केलर फॉर्म में F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। K यहाँ पर क्या हुआ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। K का यूनिट भी तुम निकाल सकते हो, वैल्यू भी। तो K का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो सीधा तुम R को यहाँ पर ले आओ, Q1 Q2 नीचे चला जाएगा तो यूनिट हो जाएगा F के लिए न्यूटन, r² यहाँ ऊपर में आया तो मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे चला गया तो कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये K का यूनिट होता है। कभी कभी K को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि K इक्वल टू 1/4πε0। एप्सिलॉन यहाँ पर क्या होता है, तो एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और इसका वैल्यू जो होता है वो 8.854 इंटू 10 का पावर -12। अब इसका अगर यूनिट का बात करें तो तुम यहाँ पर इसको लिख सकते हो F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो ε0 का यूनिट अगर लिखना है तो ε0 को यहाँ पे ला दो, F को यहाँ लेके चले जाओ, ε0 आ गया यहाँ और F यहाँ। तो यूनिट जो होता है ε0 का वो हो जाएगा ऊपर में Q1 Q2 कूलम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में फोर्स है यहाँ पर तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया। अब इस पे जो है हम लोग कुछ रिजल्ट ये दिया कि इससे हम लोग को क्या क्या पता चला। तो पहला बात इससे पता चला कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो ही चार्ज को, बाद में हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे 3 चार्ज 4 चार्ज 5 चार्ज के लिए, लेकिन 2 चार्ज के लिए क्या बात बोला कि F = जो होगा वो K × Q1 Q2 R² होगा या 1/4πε0 Q1 Q2 R²। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात बताया कि ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है या फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये एक्शन और रिएक्शन के पेयर में, मतलब ये Q1 चार्ज जितना फोर्स इस पे लगाएगा Q2 भी उतना ही फोर्स इस पे ले आएगा, यानी F फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन और रिएक्शन का ये पेयर बनाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये इसका दूसरा इम्पोर्टेंट बात, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये लगाएगा इस पर फोर्स तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा और डायरेक्शन में ये अपोजिट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है तीसरा बात, अगर एक से अधिक चार्ज या 2 से अधिक चार्ज मौजूद रहा, 3 चार्ज 4 चार्ज, आप कोई एक चार्ज पे 3 चार्ज मिलके फोर्स लगा रहा है, तब फिर फोर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। चाहो तो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे सपोज करो कि हमारे पास जो है वो एक टेस्ट चार्ज है या एक Q0 चार्ज है जिसके सराउंडिंग में 3 चार्ज 5 N चार्जेज मौजूद है, N चार्जेज मौजूद है, यानी एक Q0 चार्ज हो गया, Q1 चार्ज यहाँ हो गया, Q2 चार्ज यहाँ हो गया, Q3 चार्ज यहाँ हो गया, Q4 चार्ज यहाँ हो गया। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाया F1 और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाया F2, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाया F3, ये इस पर फोर्स लगाया F4 फोर्स लगाया ये। तो अब इस पर नेट फोर्स क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सब फोर्स को जोड़ेंगे, लेकिन फोर्स हम लोग का कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये सभी फोर्स को जो जोड़ेंगे बाय द मेथड ऑफ वेक्टर, और यही जो सब फोर्स को जोड़ करके एक सिंगल फोर्स जो निकलेगा, इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कुछ नहीं, इट इज ए मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस, ठीक है। यही चीज हम लोग इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं। तो यानी F1 जो होगा, F1 या F नेट एक्टिंग ऑन Q0 चार्ज जो होगा, that is equal to वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस डॉट 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 वेक्टर Fn बोल सकते हैं। और यही प्रिंसिपल हम लोग को क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी सेवरल फोर्सेस को कंबाइन करके हम लोग सिंगल फोर्स में बदल दिए, ये चीज़ है, ये कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज ए मेथड
टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिंगल चार्ज बाय द सेवरल चार्जेस। आसान भाषा में यही चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहलाता है। ये तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। अब इसके बाद जो है इसको हम लोग लिमिटेशन को जान लेते हैं। लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में देखो कूलम्स लॉ का कुछ लिमिटेशंस भी है, इसको हर जगह हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो पहला चीज देखो ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वगैरह आ जाएगा वहाँ पर कूलम्स लॉ को हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ये तो पहला चीज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये इसका एक लिमिटेशन है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वगैरह रहता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहाँ पे कूलम्स लॉ लगा नहीं पाते हैं। ये इसके लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं। और दूसरा जो इसका जो है लिमिटेशन वो ये कि ये अपना एक्सपेरिमेंट दोनों चार्ज को रेस्ट में ही रखा, मोशन में नहीं रखा। तो अगर मोशन में चार्ज आ गया तो फिर हम लोग कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं फोर्स निकालने के लिए। यानी सेकेंड लिमिटेशन जो है ये है क्या कि वैलिड ओनली चार्ज एट रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तभी हम लोग इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं लगा सकते। तो ये इसका दो लिमिटेशन है जहाँ पे हम लोग कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लिए, अब मिटाते हैं। नोट हो गया। चलो तो देखो इस पे जो प्रॉब्लम जो आता है कूलम्स लॉ पे, तो प्रॉब्लम्स कई कैटेगरी में इसका बटा हुआ है। हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे। पहले एकदम सिंपल प्रॉब्लम से लेते हैं, सिंपल कैटेगरी। तो पहला कैटेगरी का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में फोर्स अगर निकालने दे तब हम लोग कैसा कैसा प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं या किस किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा देखो ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि फाइंड द फोर्स, एकदम हलवा टाइप का सवाल है। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻6 कूलम and 8 × 10⁻⁻4 कूलम separated by 4 मीटर अपार्ट। एकदम सिंपल सा सवाल है, पहले इसी से हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन, तो देखो जब भी न्यूमेरिकल बनाया करो तो सबसे पहले गिवन लिख लो, और अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लगे तो उसका डायग्राम भी बना लिया करो। डायग्राम फिजिक्स का न्यूमेरिकल को बहुत इजी बना देता है। तो खैर तो बहुत सिंपल सा सवाल है, दो गो चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो गिवन लिख लेंगे और डायरेक्ट फार्मूला पे सेट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। या इसमें डायग्राम का वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हम लोग को करना है। तो गिवन में पहले लिख लेते हैं, दो चार्ज दिया हुआ है, एक है Q1 वो 2 × 10⁻⁻6 कूलम, दूसरा है Q2 जिसका वैल्यू है 8 × 10⁻⁻4 कूलम, और डिस्टेंस R जो है वो 4 मीटर है। तो अब हम लोग का यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ऐसा भी लिख सकते हो या फिर K भी लिख सकते हो, बात बराबर है। अब तुम सब का वैल्यू को पुट कर दो। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम लोग निकाले, स्केलर फॉर्म में है, तो कोई यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यूनिट में न्यूटन लिख सकते हो।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 लिख देंगे। Q1 के जगह पर 2 × 10 का पावर -6, Q2 के जगह पर 8 × 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाय r², तो 4 का स्क्वायर। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसको आसान करने के लिए 4 का स्क्वायर को 4 × 4 लिख लेते हैं। तो 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। डैट इज इक्वल टू 9 × 10 का पावर 10 का पावर, देखो यहाँ पर -10 है और यहाँ पर 9 है, तो ये तो एक घट जाएगा, तो यानी 10 का पावर -1 हो जाएगा, इतना न्यूटन, या फिर तुम बोल सकते हो 0.9 कूलम। ये हम लोग का एक प्रॉब्लम आया, तो इसको नोट कर लो, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 2 चार्ज पे दूसरा प्रॉब्लम। नोट कर लिए, तो दूसरा प्रॉब्लम हम यहाँ पर लिख रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो दूसरा प्रॉब्लम थोड़ा सा इससे हम हार्ड लाने का कोशिश किए हैं, जिसमें एक चार्ज को जो है डिवाइड किया गया है 2 ऑब्जेक्ट में। इस टाइप का भी आता है, चार्ज डिवीजन से रिलेटेड सवाल आता है। और ये क्वेश्चन क्या है, तो ए चार्ज Q is divided on 2 object, what should be the value of charges on the object so that the force between the object is maximum। ये हम लोग के पास में क्वेश्चन दिया गया है कि ए चार्ज Q इज डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट। एक चार्ज Q है जिसको 2 ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। ये इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग को दिया नहीं है, तो जब ज़्यादा कुछ नहीं दिया है तो डायग्राम से हम लोग कुछ एज्यूम भी कर लेंगे, डायग्राम भी बना लेते हैं। तो सपोज करो कि ये मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ऑब्जेक्ट 1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट 2, इस टाइप से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को r मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, तो बोल रहा है देखो ये चार्ज Q, ये चार्ज को 2 ऑब्जेक्ट में बांटा गया है। बोल तो नहीं रहा है कि इक्वल में बांटा गया है, यानी बांटा गया है। तो अगर मान लो हम इसमें स्मॉल q चार्ज दे देते हैं, तो इस पे कितना चार्ज मिलेगा, Q माइनस Q। देखो एक में दिए Q चार्ज, तो दूसरा को कितना मिलेगा, Q में से Q। मान लो ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर ये 5 कूलम है तो 2 कूलम इसको दिए, तो 5 - 2 3 कूलम इसको मिला, तो 3 + 2 5। जोड़ के देख लो Q आ जाना चाहिए, Q + Q माइनस स्मॉल Q कैंसिल, Q ही है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले आप इसमें कंडीशन क्या लगा दिया है कि ऐसे बांटिए कि ये जो फोर्स जो होगा इस दोनों के बीच में वो मैक्सिमम। तो फोर्स मैक्सिमम करने के लिए पहले फोर्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो सॉल्यूशन में कि लेट वन ऑब्जेक्ट या लेट चार्ज ऑन
चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज हुआ, तो डैट इज इक्वल टू क्यू। तो चार्ज ऑन बी ऑब्जेक्ट पे कितना हुआ, तो क्यू माइनस क्यू। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, तो एफ इक्वल टू होगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा है। अब ये फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, एफ को मैक्सिमम होने के लिए क्या करते हैं, तो देखो ये मैक्सिमम होने के लिए या मैक्सिमम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमम होने के लिए, किसके रेस्पेक्ट में, तो क्यू के ही रेस्पेक्ट में करेंगे, ये चीज़ है। तो यहाँ पर फॉर एफ टू बी मैक्सिमम डी एफ बाई डी क्यू, डी एफ बाई डी क्यू, देखो यहाँ सब कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि सर क्यू के रूप में ही क्यों कर रहे हैं, तो क्यू के रूप में इसलिए कर रहे हैं कि देखो ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, ये आर भी हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वैरी करने वाला चीज़ कौन सा है, तो क्यू है। टोटल चार्ज ये जो क्यू है ये भी हमारा कांस्टेंट ही है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो क्यू के ही रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा वेरिएबल, तो स्मॉल क्यू जो हुआ ये हमारा वेरिएबल हो गया। हमेशा देखो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है फिजिक्स में कि हम लोग को मैक्सिमम फोर्स निकालना है, मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन से ही हम लोग निकालते हैं। इसी में हम लोग का एक एप्लीकेशन होता है डिफरेंशिएशन में ही कि मैक्सिमम मिनिमा करके, अगर चाहो तो उसका भी वीडियो हम अपलोड किए हो, वो भी देख सकते हो, ये चीज़ है। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक वेरिएबल होना चाहिए, तो वेरिएबल अपने से यहाँ देख लो कि ऑब्जेक्ट का दूरी को फिक्स किए तो आर कांस्टेंट, टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है तो क्यू भी कांस्टेंट, 1/4πε0 ऑलरेडी कांस्टेंट हुआ। ये चाहिए तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो फॉर एफ टू बी मैक्सिमम डी एफ बाई डी क्यू इक्वल टू 0 हो गया। ये समझ में आ गया होगा। ये अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट को बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर, तो 1/4πε0 और आर स्क्वायर, इसको हम पहले ही बाहर निकाल दिए। डिफरेंशिएशन में नियम है कि हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये सब इधर जा कर के 0, तो दिया यहाँ पर 1/4πε0 आर स्क्वायर और d इंटू क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू, यहाँ पर इसको इंटू कर दिए अंदर ले जा करके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये सब इधर जा करके 0 हो जाएगा, तो आगे क्या होगा, d अलग अलग कर लो, डी क्यू बाई डी क्यू माइनस डी क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू इक्वल टू 0। ये क्यू कांस्टेंट यहाँ बाहर, तो यहाँ पर देखोगे क्यू हो गया बाहर, डी क्यू बाई डी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग का हो जाएगा 2q इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डी क्यू बाई डी क्यू 1 हो जाएगा, तो q माइनस 2q इक्वल टू 0। इसका मतलब q इक्वल टू q बाई 2, यानी चार्ज ए बॉडी पर जो होगा वो q बाई 2 होगा और दूसरा बॉडी पर भी जो चार्ज होगा वो q बाई 2 होगा। यानी फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट पर इक्वल चार्ज को आना पड़ेगा, ये चीज, यानी q बाई 2 यहाँ भी होगा,
Q/2 यहाँ भी होगा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया कि यहाँ पर जो पूछ रहा वैल्यू ऑफ चार्जेस, तो वैल्यू ऑफ चार्जेस Q/2, ये हम लोग का आंसर हो गया। देख लो और इसको नोट डाउन भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल हम लोग को से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नोट कर लो, पॉज करके आगे हम लोग दूसरा सवाल लिखते हैं। तो नोट कर लिए, चलो इसको मिटा लेते हैं। दूसरा कैटेगरी का जो इसमें सवाल जो आता है, वो सवाल आता है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे सवाल, ज्योमेट्रिकल फिगर पे तुमको सवाल मिलता है। जैसे ट्रायंगल वगैरह दे देगा, स्क्वायर दे देगा और किसी एक चार्ज पे फोर्स तुमसे पूछ देगा। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द फोर्स on Q1 charge as shown in figure, तो फिगर इसका देखो, ये हम लोग को दिया हुआ है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। यहाँ पर Q1 का वैल्यू दिए हुआ है 1 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू दिए हुआ है -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर Q3 का वैल्यू दिए हुआ है +3 माइक्रोकूलम। हम लोग को पूछ रहा है कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो पहले Q1 पर इसके कारण क्या फोर्स लगा, फिर Q3 पर इसके कारण क्या फोर्स लगा, ये हम लोग निकालने के बाद दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, यानी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए थोड़ा सा फोर्स का डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो ये जो फोर्स लगाएगा, इसको यहाँ से मिटा के यहाँ पर लिख देते हैं Q1 1 माइक्रोकूलम। ये जो फोर्स लगेगा ये मान लो FAB, यहाँ पर एक F12, ठीक है। इसके ऊपर ये चार्ज के कारण ऐसे अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस केस में रिपल्सन होगा। और ट्रायंगल हम लोग को जो है यहाँ पर इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए हुआ है। ये यहाँ पर ये हम लोग के पास में है। तो अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब एंगल 60 डिग्री होगा, हर एक एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री करके ये हो जाएगा। तो चलो पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो F13 लगेगा, तो पहले F12 निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन में F12 क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर 9 × 10 का पावर 9 हो जाएगा, इंटू Q1 1 × 10 का पावर -6, Q2 2 × 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 होगा, 10 का पावर ये हो जाएगा -3 न्यूटन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1.8, 10 का पावर -2 न्यूटन। ये आ गया F12। अब इसके बाद F13 निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q3 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9, 1 × 10 का पावर -6
माइक्रो, माइक्रो जो दिया हुआ है तो माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, याद रखोगे ये चीज़ है 10 का पावर -6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 10 का पावर -3 न्यूटन या फिर 2.7 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन। ये हमारा आ गया F13 आ गया, ये हो गया। अब इसके बाद जो है अब ये तो फोर्स हम लोग निकाले ना F13 और F12, ये दोनों कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर मेथड से इसको ऐड करना होगा, नॉर्मल एडिशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वेक्टर मेथड से एडिशन कैसे करोगे, तो एफ नेट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग को फिजिक्स में नियम है, एक पैरेललोग्राम लो है, बहुत सिंपल सा है, जो बोलता क्या है कि एफ रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला हम लोग के पास में, थीटा जो है ना थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा है ये एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल फाइंड करना है F1 और F2, यानी F1 अगर मान लिए ये है F2 अगर मान लिए ये, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल इज नोन एज थीटा एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल तुम एकदम आसानी से निकाल सकते हो। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से यहाँ पर 60 डिग्री ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना बचेगा 120 डिग्री, ये हम लोग को बचेगा 120 डिग्री एंगल आएगा ये। तो ये एंगल को लेना है ना कि ये एंगल को, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये थीटा जो है ना ये थीटा रिजल्ट ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर F1 एंड F2। तो यहाँ F1 ये और F2 ये है, तो ये एंगल है इसके बीच का, तो ये एंगल को लोगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 cos थीटा। तो cos 120 डिग्री हो, ये हमारे पास में आएगी। अब यहाँ पे सबका वैल्यू को पुट कर दो और तुम खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एफ नेट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा पहला 1.8 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2.7 10 का पावर -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 10 का पावर -2 इंटू 2.7 10 का पावर -2 इंटू cos 120 डिग्री। तो दैट वैल्यू अब लिख दो, cos 120 डिग्री का कितना वैल्यू होगा। तो देखो cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, थोड़ा सा सीख लो कैसे निकालते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 120 डिग्री इधर बनेगा, यहाँ पर ये एंगल ये हो गया 120 डिग्री, तो इधर कितना होगा, इधर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। लेकिन चूंकि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। तो 1/2 लिखेंगे लेकिन एक माइनस आगे में लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल कर लो। देखो 10 का पावर -2 का स्क्वायर 10 का पावर -2 का स्क्वायर, यहाँ भी 10 का पावर -2 10 का पावर -2 यहाँ भी स्क्वायर। तो तुम चाहो तो इसको बाहर निकाल सकते हो, तो ऐसे बाहर निकाल लेंगे। 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.7 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस है
तो लिखेंगे 1 और 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1.8 इंटू 2.7 जो भी आएगा उसको लिख लो, उतना न्यूटन हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर पर ट्रायंगल लेकर के, स्क्वायर लेकर के हम लोग को सवाल देता है, तो इसको भी नोट कर लो। अब हम लोग देख लेते हैं एक स्क्वायर पे भी हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं, इस पे कैसा कैसा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। नोट कर लिए, चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो देखो अभी हम लोग को फिर जो दिया है क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें स्क्वायर कर दिया है। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द फोर्सेस, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज at A as shown in the figure, as shown in the figure। फिगर ये दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर दे दिया है, यहाँ पर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज है -q, इस पे चार्ज है +q, यहाँ पर चार्ज है +q, यहाँ पर चार्ज है +q। हमसे पूछा जा रहा है कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ पर कितना चार्ज हो गया? टोटल 4 चार्ज हो गया, और ये 3 चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो पहला एकदम सबसे आसान तरीका, जब भी इस टाइप से सवाल आए तुम इंडिविजुअल चार्ज के कारण फोर्स निकाल लोगे, ठीक है। या हम लोग इंडिविजुअल चार्ज के कारण पहले फोर्स निकाल लेंगे, और फिर वेक्टर मेथड से तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। एकदम आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम निकालने जा रहे हैं क्या चीज कि एफ ए बी, यानी इस पर इसके कारण कितना फोर्स लगा, ये डायरेक्शन एफ ए बी अट्रैक्शन होगा ये। तो एफ ए बी के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, यानी के क्यू का स्क्वायर। इसी तरीका से एफ ए डी निकाल लेते हैं, तो के इंटू क्यू का स्क्वायर, यहाँ भी डिस्टेंस 1 ही मीटर, ठीक है। अब इसके बाद एफ ए सी निकालेंगे, तो इसके लिए तो ये ना डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? तो ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये डायगोनल का लेंथ निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर में, तो ये जो हो जाएगा ना, दैट इज √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2 तुम इसको लिख सकते हो, ऐसे करके √2 लिख देंगे। तो एफ ए सी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू क्यू, तो क्यू का स्क्वायर लिख देंगे, आर स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के जगह पर लिख देंगे √2 का स्क्वायर, ये लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा।
अब देखो तीन फोर्स हमारे पास है, रिजल्टेंट तो पैरेललोग्राम लो दो ही फोर्स के लिए वैलिड था। अब यहाँ तीन आ गया तो तीन को कैसे लगाएंगे? तो देखो ये जो फोर्स है ना एफ ए सी, ये एफ ए सी इसके एलोंग डायरेक्टेड है, ये देखो एफ ए सी इसके एलोंग और एफ ए डी इसके एलोंग डायरेक्टेड है ये। तो तुम ऐसा सोचो कि ए डी और ए बी इस दोनों का अगर रिजल्टेंट निकाल लो तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या हो गया? तो एफ डैश इसको बोल देते हैं रिजल्टेंट किसका? तो ए बी एंड ए डी का, ऐसे ए बी और ए डी का ये रिजल्ट। अब दोनों ये इसी के एलोंग 45 डिग्री के एलोंग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जितना मैग्नीट्यूड में है वो उतना ही मैग्नीट्यूड में हमारा ये भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये 45 डिग्री पे ही एंगल बना के ये चलेगा। ये तो पहले ये निकाल लेते हैं, दोनों एक ही लाइन में है और सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो काम खत्म हो गया। तो हम लोग पहले निकालने जा रहे हैं एफ डैश ए बी कॉमा ए डी। तो ये क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हम लोग पैरेललोग्राम लो लगाए हैं, ये इसका स्क्वायर एफ ए डी का स्क्वायर लिख देंगे प्लस एफ ए बी का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए डी इंटू कॉस एंगल बिटवीन ए डी एंड ए बी कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। तो कॉस 90, तो ये तो कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, तो तो कहानी खत्म हो जाएगा। एफ ए डी स्क्वायर, तो यहाँ पर के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको तुम कहोगे तो ये दोनों तो बाहर निकल जाएगा, यानी √2 के क्यू स्क्वायर तुमको मिलेगा। अब देखो हो गया, तो एफ नेट हो जाएगा एफ नेट इक्वल टू एफ डैश ए बी कॉमा ए डी प्लस हो जाएगा एफ ए सी, ये हो गया। अब दोनों को लिख के यहाँ पर के लिख ली, 2 होना चाहिए था, मिस्टेक से के लिखा गया था, 2 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये √2 के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2। अब इसको तुम जोड़ सकते हो, एलसी पहले के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर कॉमन हो गया और √2 प्लस 1/2 एलसीएम अगर लेंगे तो के क्यू स्क्वायर 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 न्यूटन, यही आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो ज़्यादातर हम लोग को ये सब बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन वगैरह में सिंपल फॉर्म में ये हम लोग को पूछता है। तो इस टाइप से घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख करके इंडिविजुअल अलग अलग फोर्स को निकाल लेंगे और दो फोर्स को पहले कंबाइन कर लेंगे, इसका डायरेक्शन। आप सपोज करो कि ये इसके एलोंग नहीं होता, ऐसा हो सकता है सिचुएशन कि मान लो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग रहता, तो ये इस लाइन के एलोंग में नहीं होता, तो फिर क्या कर? कोई दिक्कत का बात नहीं है, जिस लाइन के एलोंग में होता पहले वहां निकाल लेते और इसका एंगल निकाल लेते। ये एंगल पता ही था इस दोनों के, जैसे यहाँ पे हम यहाँ तक पहले नोट कर लेना, ठीक है? पॉज करके इसको पहले नोट करना, फिर हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लेना पॉज करके। अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये चेंज कर देता कि प्लस देता, अब तो ये यहाँ नहीं जाता, एकदम नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहीं से ये जाता, ऐसे जाता, ठीक है? तो एक एंगल तो 45 डिग्री पता है, ये एंगल हमको कुछ मिलता ही मिलता, हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन का एंगल निकाल सकते हैं। अब ये एंगल पता हो गया, तो इस दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना होता, तो फिर से हम यही फॉर्मूला को यूज करते और इसके बीच का एंगल 45 डिग्री -5 कर देते, तो ये एंगल हमको मिल जाता और ये एंगल मिलता, बस लगा देते। फिर से एक बार पैरेललोग्राम लो, इस दिशा में हमारा रिजल्टेंट चल जाता। तो ये हमारा हो गया किस पर? ज्योमेट्रिकल फिगर पे प्रॉब्लम।
एक और प्रॉब्लम तुम लोग को आता है जिसमें तुमको चार्ज को कहाँ रखना है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो दो चार्ज दे दिया और एक चार्ज और दे देगा कि इसको कहाँ रखें कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए या सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए या फिर फोर्स मिनिमम हो जाए। इस टाइप का भी एक सवाल, तो इसको पहले नोट कर लो, इसके बाद हम लोग इस सवाल पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए। तो देखो अगला जो हम लोग का जो सवाल जो है वो ये है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पर है। ये चीज ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, या दो चार्ज दिया है, तीसरा चार्ज हम लोग कहाँ रखेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पे हम लोग का एक सवाल है। वो सवाल क्या है, तो ये है वो सवाल कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी, two particles A and B having charges 8 into 10 का पावर -6 कूलम and 2 into 10 to the power -6 कूलम respectively fixed at 2 points, separated 20 centimeter apart, 20 centimeter apart, 20 सेंटीमीटर का दूरी पर, 20 centimeter apart. Where should a third charge be placed so that it does not experience any force, ये हम लोग के पास में एक क्वेश्चन है। ये तो देखो एकदम आराम से देखो, दिया है टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज 8 into 10 का पावर -6 कूलम एंड 2 into 10 का पावर -6 कूलम रेस्पेक्टिवली फिक्स्ड एट 2 पॉइंट सेपरेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, 20 सेंटीमीटर का दूरी पर दो चार्ज है। 20 सेंटीमीटर का दूरी पर एक यहाँ पर 8 into 10 का पावर -6 कूलम और दूसरा यहाँ पर 2 into 10 का पावर -6 कूलम। ठीक है, ये जो डिस्टेंस दिया गया है, ये डिस्टेंस हम लोग का है 20 सेंटीमीटर का, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है। 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग को बोल रहा है कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, एक तीसरा चार्ज है, थर्ड चार्ज क्यू है, उसको कहाँ रखें कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, ये चीज़ है। अब सुनो, तीसरा चार्ज को रखने का यहाँ कंसेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है। देखो पहला चीज़, तीसरा चार्ज को कहाँ रखें, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन जब इस टाइप का प्रॉब्लम आए, तुमको बोले कि तीसरा चार्ज को कहाँ रखें, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मशहूर प्रॉब्लम है ये, कहाँ रखें,
तो तुम पहले चार्ज का नेचर देखना। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो वो जो न्यूट्रल पॉइंट जो होगा ना, इस दोनों के बीच में ही कहीं होगा, कभी भी इससे बाहर इधर नहीं लाई करेगा, इससे बाहर। क्यों? क्योंकि तीसरा चार्ज को अगर कहीं भी हम रखेंगे, मान लो यहीं पे या यहाँ पर हम अगर रख दिए, तो ये अगर फोर्स ऐसे लगाएगा तो ये भी तो फोर्स ऐसे ही लगाएगा, ये चीज़। तो ये बीच में ही कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा। ये नहीं जानते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ 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 रख सकते हैं, बीच में। लेकिन जब अगर अपोजिट नेचर का चार्ज दे देना, जैसे मान लो यहाँ पर ये नहीं देके यहाँ यही देता और ये 2 के जगह पे -2 दे देता या -8, तब इस सिचुएशन में याद रखोगे कि ये जो पॉइंट है ना, तीसरा चार्ज का जो पॉइंट होगा वो बीच में नहीं, या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। इस केस में फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाता है। ये तो अभी चूंकि हम लोग को दोनों कैसा चार्ज दिया है, लाइक चार्ज दिया, तो लाइक चार्ज दिया है, तो इस केस में जो है हमारा जो चार्ज जो रहेगा वो यहाँ बीच में ही कहीं पे हम सेट कर दिए। अब इस डिस्टेंस को तुम अपने से मान सकते हो कि ये अगर x लिए हैं, ये अगर x लिए हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 - x, टोटल डिस्टेंस 20 है। अब दोनों का फोर्स इक्वेट कर दो और निकाल लो। एक सेंटेंस में ये सवाल बनेगा क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको A पॉइंट बोल दो, इसको B पॉइंट बोल दो और इसको C पॉइंट बोल दो, तो क्या होगा, फॉर नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं, फॉर नो फोर्स FAC मस्ट बी इक्वल टू FBC। तो FAC का वैल्यू लिख दो, K इंटू 8 इंटू 10 का पावर -6 इंटू Q बाई x स्क्वायर, ये हो गया, इक्वल टू K इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6Q बाई 20 - x का स्क्वायर। अब जो कॉमन हो सबको काट दो, Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, और इसके बाद ये और ये कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास में क्या आ गया, तो हम लोग के पास में आया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर क्या होगा, तो 4 इंटू 20 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखो तो ये हो जाएगा, 4 हमारा बाहर है, a - b का होल स्क्वायर करो, a - b, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1600 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16x इक्वल टू x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 160x प्लस 1600 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, ये चीज़ है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो मिड टर्म फैक्टराइज कर लो, इसको सॉल्व करो। हाँ तो देखो, इसको ऐसे मिड टर्म फैक्टराइज भी कर सकते हैं या नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो इस स्टेटमेंट को, यहाँ पर एकदम आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 लिख दिए, 20 माइनस x, ये पूरे का स्क्वायर लिख दिए, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट लोगे तो 2 इंटू 20 माइनस x इक्वल टू यहाँ पे होगा x, तो 40 माइनस 2x इक्वल टू x, तो 40 इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर से x इक्वल टू 40/3 डेट इज इक्वल टू 13.337
सेंटीमीटर। देखो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर तुम मिड टर्म फैक्टराइज करने में अगर दिक्कत होता है तो ऐसे भी तुम कर सकते हो। ये है। अब देखो हम तुमको एक बात बोलना चाह रहे थे कि ये दोनों हमारा इक्वल नेचर का चाहिए। अगर दोनों अपोजिट नेचर का रहता तब क्या करते, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लो, फिर हम इसी को चेंज करेंगे।